पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार अपने पूरे शबाब पर है। 12 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 रैली कर बंगाल में बीजेपी के लिए माहौल बना चुके हैं और अब अपनी सभा में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री योगी के बयानों को कोट कर रही हैं। साथ ही बीजेपी का डर दिखाकर अपने वोटर्स को एकजुट भी कर रही हैं। सांप्रदायिकता का भी जिक्र कर रही हैं, जो वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रहती है कि बीजेपी सांप्रदायिकता फैलाकर वोट मांगता है। सुनिए। आज बंगाल क्योंकि सीएम योगी बंगाल में घुसपैठ, दंगा, हिंसा, तुष्टीकरण, महिला अत्याचार जैसे मुद्दे पर लोगों को जगा चुके हैं। अब तक हुई अपनी तीनों सभा में सीएम योगी इन मुद्दों पर खूब गरजे। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन का जिक्र किया और कहा कि अगर यहाँ भी बीजेपी की सरकार बनी तो माफिया और अपराधियों का बुलडोजर ट्रीटमेंट होगा। जो भी खिलवाड़ करेगा उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उसको ठीक ढंग से जवाब दे देगा। योगी के आक्रामक चुनाव प्रचार से ममता बनर्जी तिलमिला गई। अब अपनी सभाओं में लोगों को बीजेपी, खासकर सीएम योगी का खौफ दिखा रही हैं। কালকেই বলে গেছে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, আমি সংবাদ মাধ্যমে দেখলাম উত্তর প্রদেশের মতো এখানে বুলডোজার চলবে। মানেটা কি? আমি বুলডোজারে বিশ্বাস করি না। আমার ধর্মের নাম মানব ধর্ম। আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করি না। ममता बनर्जी अपनी सभाओं में जिस तरीके से सीएम योगी का डर दिखाकर वोट की अपील कर रही हैं, उससे साफ है कि योगी बंगाल में बीजेपी के लिए एजेंडा सेट कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार मुसलमान वोटर का मूड थोड़ा बदला हुआ सा दिखाई दे रहा है। अब तक ममता बनर्जी को सपोर्ट करने वाले मुसलमान के मन में क्या कुछ चल रहा है। कुछ मुसलमान नेता तो खुलकर ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन वोटर के मन की बात कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कई बार कैमरे के सामने वोटर कुछ कहता है और वोट जो है वो किसी और को देता है, क्योंकि उनके दिल में बाबरी धड़क रहा है। मुसलमानों का कहना है कि ममता बनर्जी की पार्टी में भी सांप्रदायिक लोग हैं जो कि मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करते। इसीलिए इस चुनाव में उन लोगों ने पार्टी नहीं बल्कि व्यक्ति देखकर वोट डालने का फैसला किया है। उसको हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा। एक नहीं 100 बाबरी बनाइए, बनाने दीजिए, सपोर्ट करेंगे उसको हम। 100 बाबरी 100। हाँ 100 बाबरी बनाने दीजिए, सपोर्ट करेंगे। तो बाबरी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी सुन्नी मुसलमानों के बड़े नेता हैं। इनकी अपील का बड़ा असर भी होता है। इनके बयानों से लग रहा है कि इस बार टीएमसी के लिए मुसलमानों का दिल नहीं, बाबरी के लिए मुसलमानों का दिल धड़क रहा है। 294 सीट है ना। हाँ। किसी को नहीं मिलेगी तो मिली किसको? सब मिल के होगा, कोई नहीं, एक तरफा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं। 85 से 90 सीट पर इनकी आबादी 35% से ज्यादा है। अब तक मुस्लिम वोटर में टीएमसी की पकड़ मजबूत रही है, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम नेता बयान दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि ममता बनर्जी की राह आसान नहीं रहने वाली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बाबरी का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। हुमायूं कबीर के बाद कुछ मुसलमान नेताओं ने बाबरी का समर्थन किया है और इसके बाद हिंदू संगठन बीजेपी और टीएमसी ने इसका विरोध किया है और साफ साफ कहा है कि बंगाल में बाबरी नहीं चलेगी। इसके बाद भी हुमायूं कबीर हो या मुस्लिम नेता, बाबरी के मुद्दे पर अपनी सियासी रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे। टीएमसी जहां धर्म के नाम पर राजनीति को गलत बता रही है, तो वहीं बीजेपी साफ साफ कह रही है कि बंगाल में बाबरी नहीं चलने वाली। यहाँ कोई बाबरी वबरी नहीं चलेगा। स्वतंत्रता आंदोलन नहीं शुरू हुआ है। विदेशी चिन्हों को उखाड़ करके बंगाल के संपूर्ण बांग्ला संस्कृति में हम रम देंगे। बाबरी मस्जिद के नाम से धर्म का आवेग, जज्बा ये बेचा गया है। दरअसल कभी हुमायूं कबीर 101 किलोमीटर के दायरे में किसी भी बीजेपी नेता को न आने देने की धमकी दे रहे थे, तो कभी मुस्लिम नेता कह रहे थे कि यहाँ एक नहीं 100 बाबरी को समर्थन करेंगे। चुनाव के बीच इस तरह की बातों का हिंदू संगठन से जुड़े लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पर राम मंदिर का झंडा हम लोग गाड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में कोई बाबरी मस्जिद नहीं चलेगा। अमित शाह हो या फिर योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी के दूसरे बड़े नेता, बार बार हर कोई यह कह रहा है कि सरकार बनने पर बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। अब टीएमसी भी बाबरी के विरोध में आ गई है। मतलब साफ है, मुद्दा चुनाव तक हिट है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी और टीएमसी की चुनावी भिड़ंत हिंसक होती दिखाई दे रही है। दोनों पार्टियों के समर्थक जय श्री राम और जय बंगाल के नारों के साथ यहां वहां टकरा रहे हैं, सड़कों पर बवाल कर रहे हैं और इसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों ने अब उपद्रवियों को खुली चेतावनी दे दी है। जय श्री राम बनाम जय बांग्ला के नारे को लेकर बंगाल में हो रहे घमासान की इन तस्वीरों को देखिए, जहां उम्मीदवार तक की पिटाई हो जा रही है। पूर्व बर्धमान के भातार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए निकले बीजेपी समर्थक और टीएमसी समर्थक बस इस नारे पर ही भिड़ गए।
जिसके जवाब में स्थानीय टीएमसी समर्थक भी नारे लगाने लगे। जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार सोमेन कारफा ने हाथ जोड़कर मामले को शांत कराया, लेकिन अलीपुरद्वार के फलाकटा में तो प्रचार पर निकले बीजेपी उम्मीदवार दीपक बर्मन पर तो लाठियों से हमला कर दिया गया। धक्का मुक्की में वो जमीन पर जा गिरे। ऐसे बढ़ते मामलों की वजह से केंद्रीय सुरक्षा बलों ने लोगों से भयमुक्त रहने की अपील की तो उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी। बंगाल चुनाव में बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे के साथ उतरी है तो टीएमसी ने उसे मुसलमान विरोधी कहना शुरू कर दिया है। एसआईआर के बाद तो चुनाव पूरी तरह से पोलराइज्ड हो गया है। बवाल शुरू किया ममता बनर्जी ने, लेकिन लपक लिया बीजेपी ने। गृह मंत्री अमित शाह ने तो आज यूसीसी लागू करने तक का ऐलान कर डाला। अमित शाह ने आज बंगाल में तूफानी चुनाव प्रचार किया और एक के बाद एक रैलियों में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। उन्होंने यूसीसी से लेकर लैंड जिहाद तक टीएमसी सरकार को घेरा। किसी को भी 4 शादी नहीं करने देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड हर एक नागरिक के लिए, लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों को सख्ती से बंद करेंगे। तो जवाब में ममता बनर्जी ने आज एक पदयात्रा की और मजदूरों के हितों की बात करते दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में जुलूस के दौरान कासगंज में एक पक्ष की तरफ से रास्ता रोककर जानबूझकर विवाद खड़ा करने की कोशिश हुई तो वहीं लखीमपुर खीरी में सरकारी जमीन पर मूर्ति स्थापित करने पर विवाद छिड़ गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस जीप पर पथराव कर दिया। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। ये सीओ साहब की गाड़ी भी तोड़ी है, गोला सीओ की। यहाँ पर सारी सरकारी गाड़ियाँ तोड़ी जा चुकी हैं। इस बीच भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को आके हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सरकारी गाड़ियां थीं। दरअसल ये पूरा विवाद मूर्ति स्थापित करने को लेकर हुआ, जहां एक पक्ष की तरफ से सरकारी जमीन पर मूर्ति स्थापित करने की जिद की गई। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया। ऐसी तस्वीर कासगंज की भी दिखी, जहां शोभा यात्रा के दौरान विवाद खड़ा करने की कोशिश हुई। यादव बिरादरी के लोगों द्वारा जानबूझ करके इसको अवरुद्ध किया गया, जबकि ये शोभा यात्रा परंपरागत रूप से थी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं लखीमपुर खीरी में हुए बवाल के बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। इस दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आरोपियों की पहचान हो रही है और इन सब के बीच जी न्यूज की टीम ने लखीमपुर खीरी की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की, जहां बवाल के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आज जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। ड्रोन कैमरों से निगरानी यहाँ पर की जा रही है और पूरा जो एरिया है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं इस दौरान हमारी टीम उस गुरुद्वारे में भी पहुंची, जहां उपद्रवियों के हमले के बाद पुलिस वालों को शरण दी गई। कल जहां पर कई सारे पुलिस वालों को इसी गुरुद्वारे में शरण लेनी पड़ी और जब जो अराजक तत्व थे जब उन पे पत्थरबाजी कर रहे थे तो इन लोगों ने उनकी जान बचाई। इस दौरान उपद्रवियों ने गुरुद्वारे को भी टारगेट किया। गुरुद्वारे के गेट पर पथराव किया गया। फिलहाल इलाके में शांति है। वहीं पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जुटी है। नोएडा के हुए बवाल पर एफआईआर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी वीडियो से नोएडा में अफवाह फैलाने की साजिश रची गई है। वहीं जांच एजेंसियों ने कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर केस दर्ज किया है। इस अकाउंट के जरिए फेक वीडियो और तस्वीरों को अब वायरल किया जा रहा है, जिसका सबूत ये रहा जहां अफवाह फैलाई गई कि पुलिस कई लोगों को जीप में भरकर ले जा रही है। इस दौरान मजदूरों को मारा जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वीडियो नोएडा का नहीं बल्कि एमपी का है और पुलिस जिसे मार रही है वो मजदूर नहीं नशेड़ी है। ऐसे कई पोस्ट है जिन्हें वायरल किया गया ताकि बवाल बढ़ सके। वीडियो को नोएडा का बताकर लोगों के बीच डर और भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। जांच में प्रियंका भारती, डॉक्टर कंचना यादव और जितेंद्र कुमार दौसा समेत कुछ अन्य यूजर्स के नाम सामने आए हैं जिन्होंने इस फर्जी वीडियो को पोस्ट किया था। वहीं पुलिस को संगठित रूप से किसी एक विशेष ग्रुप द्वारा प्रयास किया जाना पाया गया है। कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, कुछ ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स को बनाया गया है पिछले 3-4 दिनों के अंदर, जिनके माध्यम से या तो गलत नैरेटिव, गलत फैक्ट्स बताए जा रहे हैं या फिर लेबर को सीधे सीधे वायलेंस के लिए उकसाया जा रहा है। वहीं पुलिस इस मामले में दूसरे लोगों की तलाश कर रही है। नोएडा में मजदूरों के जरिए हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश का खुलासा होते ही पुलिस ने उपद्रवियों और मजदूरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस बार किसी भी तरह का उपद्रव हुआ तो फिर बख्शे नहीं जाएंगे। ग्रेटर नोएडा के कासना में श्रमिक प्रदर्शन के बीच थाना प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला ने मजदूरों को समझाया, अगर कोई बात ऐसी होती है तो डाटा हम उठाएंगे, अज्ञात में एक एफआईआर पंजीकृत करेंगे और चाहे कोई दूसरे प्रदेश का हो और चाहे दूर किसी जनपद का हो,
आज नहीं तो कल 4 दिन बाद लोकल की पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी, उनको टांग के लाएगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। सुनिए आपने योगी फोर्स की वार्निंग। 4 दिन से बड़ी नरमी के साथ मजदूरों को समझाने की कोशिश करने के बाद फाइनल अल्टीमेटम दे दिया गया। अगर आपको काम की सड़क में कोई उद्दंडता अभद्रता अगर करोगे तो कार्रवाई करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। एकदम हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे किसी के भैया और दादा की भाषा नहीं बोलेंगे, क्योंकि 4-5 दिन से भैया और दादा की भाषा पुलिस ने बोल लिया। बस लाएंगे, बैठा के ले जाएंगे लुक्सर। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को सरकार बनाने के लिए या यूं कहिए कि साकार करने के लिए 16 अप्रैल को एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा, जिसमें संसद के निचले सदन में सदस्यों की मौजूदा संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। इधर परिसीमन और महिला आरक्षण पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने आज बैठक की। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के सभी नेता मौजूद थे। विपक्षी दलों ने कहा कि वो महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन परिसीमन विधेयक का एकजुट होकर विरोध करेंगे। हम परिसीमन के प्रावधानों के बिल्कुल 100% खिलाफ हैं। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण लागू हो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दक्षिण भारतीय राज्यों को ये कहकर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जो सही मायने में सर्व समाज को, हर कम्युनिटी को, समाज के हर वर्ग को समान अधिकार देने का इच्छा रखता हो। तो मानकर चलिए कि कल संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर संग्राम होने वाला है। सम्राट चौधरी को बिहार में पहला मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने इतिहास तो रच ही दिया है, लेकिन ये सम्राट के लिए कांटों भरे ताज से कम नहीं होगा। जेडीयू के साथ बेहतर तालमेल बनाकर एक स्थायी सरकार बनाए रखने के साथ ही उनके पास बिहार की कुछ असल चुनौतियां भी हैं, जिससे आज भी ये प्रदेश बाहर नहीं निकल पाया है। इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए नीतीश कुमार ने बीते 20 सालों में खूब प्रयास किए। यहाँ तक कि आरजेडी का साथ छोड़कर वापस बीजेपी के साथ जुड़कर अवसरवादी होने का दाग भी लगवा बैठे। केंद्र के साथ तालमेल बैठाकर बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब काम किया, लेकिन 3 ऐसे चैलेंज से कभी पार नहीं पा पाए जो कि अब सम्राट को विरासत में मिल गए हैं। पहला, बेरोजगारी और पलायन। बिहार से हर साल रोजगार के लिए औसतन 10 लाख युवा दूसरे राज्यों में जाते हैं। अब ऐसे में उद्योग जगत को आकर्षित करना और 10 लाख सरकारी नौकरियों जैसे वादों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, कानून व्यवस्था। बिहार में संगठित अपराधी एक बार फिर से सर उठा रहे हैं। क्रिमिनल्स पर सख्त एक्शन लेने का चैलेंज है। तीसरा, भ्रष्टाचार। बिहार में अफसरशाही और लाल फीताशाही की वजह से योजनाएं तेजी से जमीन पर नहीं आ पाती। अब ऐसे में भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसना एक बड़ी चुनौती है। अब देखते हैं सम्राट का इन पर नीतीश से कितना अलग रुख होता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने वहां कुछ ऐसा किया जिसको लेकर उनकी जमकर तारीफ भी हुई। दरअसल उन्होंने कार्यक्रम के दौरान एक रिबन काटने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उद्घाटन के लिए जो रिबन लगाया गया था वो नेशनल फ्लैग की तरह ट्राई कलर का था, जिसे देखते ही उमर अब्दुल्ला ने इसे काटने से साफ मना कर दिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी भी मौजूद थे, जो कि श्रीनगर में युद्ध स्मारक के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। अब जैसे ही सीएम अब्दुल्ला कैंची लेकर रिबन काटने के लिए आगे बढ़े, उनकी नजर तिरंगे जैसे रंग के रिबन पर पड़ गई और उन्होंने इसे काटने से मना कर दिया। उमर अब्दुल्ला के इस कदम की जमकर सराहना हो रही है और इसे राष्ट्रभक्ति का एक अनूठा उदाहरण माना जा रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती में एक बेहद गंभीर यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के मामले ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद अय्याज को गिरफ्तार भी कर लिया है। अदालत ने उसे 21 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। यह है मोहम्मद अयाज, जिसने एक नहीं बल्कि 180 लड़कियों के साथ यौन शोषण किया और उनके 350 वीडियो वायरल कर दिए। इन वीडियो ने अमरावती ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में भूचाल ला दिया है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए टीम गठित करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और अयाज समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले व्हाट्सएप और स्नैपचैट के जरिए लड़कियों से संपर्क करता था, प्यार का झांसा देकर उन्हें अपने जाल में फंसाता था, फिर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में बुलाकर उनका शोषण करता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी इन घटनाओं के वीडियो रिकॉर्ड करता था और बाद में उन्हीं वीडियो के जरिए पीड़िताओं को ब्लैकमेल करता था। कांग्रेस सांसद बलवंत वानखड़े की मांग है, राक्षस को खोलते तेल में तल दो। त्याला फाशीची सजा द्या, अजून काही उखडत्या तेलात त्याला टाकून द्या। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, IT एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या ये मामला अकेले व्यक्ति का है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क एक्टिव है। महाराष्ट्र में महिलाओं को साजिश का मोहरा बनाने वाले लगातार सलाखों के पीछे पहुंचाए जा रहे हैं, तो अमरावती में भी लड़कियों के साथ यौन शोषण करने वाले आरोपी पर बुलडोजर एक्शन आज लिया गया। लव ट्रैप में लड़कियों को फंसाने वाले आरोपी मोहम्मद अयाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक्शन यहीं पर खत्म नहीं हुआ। आज मोहम्मद अयाज के घर पर बुलडोजर पहुंचा और उसने तगड़ा प्रहार कर दिया। प्रशासन ने अयाज के घर के उस हिस्से पर बुलडोजर चलाया जिस हिस्से पर कब्जा था। प्रशासन के मुताबिक मकान पर नोटिस लगाया गया था, लेकिन तब भी अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया। इसी के बाद बुलडोजर आया और अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया। वहीं आरोपी का संबंध AIMIM पार्टी से भी बताया जा रहा है। उसके सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो और फोटो में वह पार्टी के कार्यक्रमों में नजर आता है। बताया जा रहा है कि आरोपी हाल ही में नगरपालिका चुनाव के दौरान पार्टी की सोशल मीडिया जिम्मेदारी संभाल रहा था। इतना ही नहीं, अमरावती के अध्यक्ष हाजी इरफान खान से पत्र लेते हुए दिख रहा है। मामला इतना गंभीर होने के कारण AIMIM की तरफ से बयान आया कि उनका कोई संबंध नहीं है अयाज से। हमारे पार्टी का कोई पदाधिकारी है ना कोई कार्यकर्ता है, इसलिए MIM पार्टी से उसका कोई दूर दूर तक के कोई संबंध नहीं है। आरोपी अयाज मोहम्मद के खिलाफ अब लड़कियां एक एक कर अपनी शिकायत दर्ज करवा रही हैं, जिसमें कई हिंदू लड़कियां भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के नासिक में IT कंपनी की आड़ में चलाए जा रहे धर्मांतरण रैकेट के खुलासे के बाद अब यहां की सभी IT कंपनियां महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस उनके रडार पर हैं। प्रशासन महिला कर्मियों को लोभ लालच और भय के जरिए इस जाल में फंसाने से जुड़े मामले को लेकर इन कंपनियों को कड़ी हिदायत देने वाली है। ये देश में पहली बार होगा जब धर्मांतरण के मामले को लेकर 1200 से ज्यादा कंपनियां एक जगह जुट रही हैं। कलेक्टर कार्यालय में शनिवार को होने वाली इस बैठक के जरिए इन IT कंपनियों पर शिकंजा कसा जाएगा। यहाँ जॉब से फायर करने और प्रमोशन के नाम पर महिलाओं के साथ होने वाली बदसलूकी और हिंसा से जुड़ी पॉलिसी पर चर्चा होगी। कंपनियों से एफिडेविट भी लिया जा सकता है, साथ ही पॉश एक्ट का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी जाएगी। दरअसल बीते दिनों नासिक की एक IT कंपनी में महिलाओं के यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का खुलासा हुआ, जिसमें आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अतार की गिरफ्तारी हुई। और आज मामले की मास्टरमाइंड और फरार चल रही HR निदा खान को भी पुलिस ने अरेस्ट किया, जिस पर महिला कर्मियों की शिकायतों को इग्नोर करने और आरोपियों की द केरला स्टोरी जैसी घिनौनी करतूतों को शह देने का आरोप है। अब आप सोच रहे होंगे इस बैठक की नौबत क्यों आई, तो इसकी वजह एक रिजॉर्ट है। जी हाँ, क्योंकि SIT की जांच में खुलासा हुआ है इसी रिजॉर्ट में उन महिला IT कर्मियों को टॉर्चर किया जाता था। ये रिजॉर्ट त्र्यंबकेश्वर रोड पर मौजूद है और यहाँ अक्सर इस मल्टीनेशनल कंपनी की बैठक या पार्टी होती थी। HR निदा खान हर बार इसी रिजॉर्ट का चयन करती थी। पार्टी के नाम पर WhatsApp ग्रुप बनाया जाता था। जो लड़कियां टारगेट पर होती थी उन्हें ऐड कर लिया जाता था। ग्रुप में शामिल लड़कियों को खास महसूस कराया जाता था। पार्टी की जानकारी दूसरे कर्मियों को नहीं देने को कहा जाता था और फिर रिजॉर्ट में जबरन यौन शोषण होता था, वीडियो बनाया जाता था और इसके बाद ब्लैकमेल और टॉर्चर के जरिए धर्मांतरण का दबाव इन लड़कियों पर बनाया जाता था। SIT ने जांच में यहां से कई CCTV फुटेज बरामद किए हैं। रिसोर्ट के कर्मियों से भी पूछताछ में कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। बात पाकिस्तान की करेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार मीडिएशन कर रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है, हालात लेकिन पाकिस्तान के काफी खराब हैं। ये कहा जा रहा है कि होटल के बिल चुकाने तक के पैसे उसके पास नहीं है। वहीं अब UAE का पैसा लौटाने के लिए सऊदी और कतर से उसको मदद लेनी पड़ रही है, क्योंकि UAE का दिया अल्टीमेटम इसी महीने के आखिर में खत्म हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को कैसे भी करके UAE को $3.5 अरब यानी लगभग 29,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ने कटोरा लेकर सऊदी अरब और कतर से मदद की भीख मांगी। पाकिस्तान को ये झटका ऐसे समय पर लगा है जब मुनीर और शहबाज अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर बनकर खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जहाँ एक तरफ वो दूसरे दौर की वार्ता कराने के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पैसे जुटाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। पाकिस्तान की कंगाली के हाल ये है कि पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद के जिस सेरेना होटल में हुई, उसका बिल चुकाने का पैसा तक पाकिस्तान सरकार के पास नहीं। हालांकि पाकिस्तान की कंगाली पर तरस खाकर सऊदी अरब और कतर उसकी मदद को तैयार हो गए। पाकिस्तान को वहां से $5 अरब यानी लगभग 46,500 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म नहीं हो रहा, तो वहीं दूसरी तरफ किम जोंग अमेरिका की ओर टेंशन बढ़ा रहा है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने विध्वंस मचाने वाले ब्लैकआउट बम का टेस्ट कर लिया है।
जहां एक तरफ अमेरिका ईरान से जंग के बीच उलझा रहा, तो वहीं नॉर्थ कोरिया की तानाशाह किम जोंग ने एक के बाद एक कई तबाही मचाने वाली मिसाइलों के टेस्ट कर लिए। इन टेस्ट में क्लस्टर बम, वॉरहेड और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। किम जोंग ने ये सारे परीक्षण खुद जाकर टेस्टिंग फील्ड में देखे। इन परीक्षणों में एक ऐसा बम है जो कि दुश्मन के पावर प्लांट को पल भर में तबाह कर देता है। इसीलिए इस बम को ब्लैकआउट बम कहा जाता है, जो कि युद्ध में घातक हथियार साबित होता है। इसे कार्बन फाइबर बम भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिजली प्लांट्स को हिट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। कार्बन फाइबर के रेशे जब ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज लाइनों और सब स्टेशनों पर गिरते हैं तो शॉर्ट सर्किट से प्लांट्स को तबाह कर देते हैं। किम ने ये परीक्षण ऐसे वक्त पर किया है जब दुनिया के कई देश युद्ध में उलझे हुए हैं। तो क्या इस ब्लैकआउट बम का टेस्ट करके किम जोंग एक नया वॉर फ्रंट खोलना चाहते हैं? क्या वो ट्रंप के लिए एक नई चुनौती पेश करने जा रहे हैं? जापान के तटीय शहर फुजिसावा में शहर की पहली मस्जिद के निर्माण को लेकर हजारों जापानी नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा हुजूम जो है वो देखा जा सकता है, जो अजान से होने वाले शोर और अपनी संस्कृति पर मंडराते खतरे को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। सड़कों पर मस्जिद के खिलाफ इतनी भीड़ देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि वो अपने शहर में एक भी मस्जिद नहीं बनने देंगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बनने जा रही इस मस्जिद का आकार पास के ऐतिहासिक शिंटो श्राइन यानी कि जापानी मंदिर से कहीं ज्यादा बड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने इसे जापानी विरासत के खिलाफ एक उकसावा करार दे दिया है और उनके हाथों में अपनी संस्कृति को बचाने वाले पोस्टर देखे गए। अपनी शांत संस्कृति और सख्त नियमों के लिए पहचाने जाने वाले जापान से ऐसी तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ चल रही जंग के बीच पुलिस को एक बड़ी और निर्णायक सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात ड्रग्स किंगपिन गुलजार अहमद उर्फ लाऊ गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी के लिए जाता ये वही ड्रग माफिया है जिसके पाक से भी कनेक्शन रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में अपने नेटवर्क के जरिए नशे का कारोबार संचालित कर रहा था। गुज्जर की गिरफ्तारी को नार्को टेरर के खिलाफ सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। लाऊ गुज्जर 2006 से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और 2016 के बाद उसने पूरी तरह से ड्रग्स के कारोबार में कदम रखा। जम्मू जिले में उसके खिलाफ 28 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से उसके खिलाफ 100 से ज्यादा FIR दर्ज हैं। 4 अप्रैल को गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट से कस्टडी में लिया गया, जिसके बाद अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 2 दिन का नशा मुक्ति महाअभियान लगातार कामयाब हो रहा है और नशे के खिलाफ एक निर्णायक जंग में लाऊ गुज्जर की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक कामयाबी जो है उसके रूप में देखी जा रही है। वाराणसी में आतंकवादियों को फंडिंग करने वाले डॉक्टर के घर मुंबई और यूपी ATS ने बड़ी छापेमारी की है। इस दौरान ATS ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। वाराणसी में आतंकी फंडिंग से जुड़े हुए संभावित नेटवर्क को लेकर ATS बड़ी कार्रवाई करती नजर आई और हनुमान फाटक स्थित पठानी टोला इलाके में एक डॉक्टर के घर पर छापेमारी की। इस दौरान ATS एक संदिग्ध डॉक्टर और उसके बेटे को हिरासत में लेकर 8 घंटे तक पूछताछ की। फिलहाल ATS ने डॉक्टर के घर से मोबाइल, लैपटॉप और प्रिंटर को कब्जे में लेकर टेरर फंडिंग से जुड़े तारों को जोड़ने में जुट गई है। ATS की जो कार्रवाई हुई है IB के साथ, उसमें ये जरूर बताया गया है कि जो अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं उसकी जांच की जा रही है। जी न्यूज की टीम ने डॉक्टर के पड़ोसियों से उनके बारे में जानने की कोशिश की। तो जैसे इनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगे कि ये आतंकी फंडिंग कर देते हैं और लड़का जो है ये बताया गया कि आतंकी मॉड्यूलर के संपर्क में था व्हाट्सएप। ये गलत है, अफवाह। पड़ोसी कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन जांच में आरोप लगे हैं कि कश्मीरी हैंडलर और पाकिस्तानी संदिग्धों से व्हाट्सएप पर संपर्क में थे। माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद हत्याकांड को 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस को अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल शाइस्ता कहां छिपी हुई हैं? क्या वो अतीक की कब्र पर फातिहा पढ़ने आएंगी? एक बड़ा सवाल, क्योंकि एक तरफ माफिया अतीक का काला साम्राज्य CM योगी के ताबड़तोड़ एक्शन से मिट्टी में मिल रहा है, दूसरी तरफ उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन जाने कहां छिप गई। अतीक की हत्या के बाद से शाइस्ता गायब है। पुलिस के पास उसकी लोकेशन का कोई क्लू नहीं है। ऐसे में अतीक की हत्या को 3 साल हो गए हैं, तो पुलिस शाइस्ता को लेकर अलर्ट हो गई। इन 3 सालों में कहां ये छुपे हुए हैं और इनकी मदद कौन कर रहा है? फिलहाल कहा जा सकता है कि इन 3 सालों में शाइस्ता को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस की टीम सक्रिय रही, लेकिन उनके हाथ
खाली रहे। शाइस्ता और उसके साथ फरार बाकी लोगों की गिरफ्तारी को लेकर अब योगी फोर्स नए प्लान पर काम कर रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता, अतीक की बहन आयशा नूरी और भाई अशरफ की पत्नी जैनब का पता लगाने के लिए पुलिस ने अपने एक्शन प्लान में बदलाव किया। अब नई टीम के साथ मुखबिर नेटवर्क को भी मजबूत किया जा रहा है। अतीक गैंग की इस महिला ब्रिगेड को उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने और हमलावरों को मदद देने का आरोपी बनाया गया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां उम्भाव थाने में तैनात क्राइम इंस्पेक्टर पर पीड़ित महिला ने चार्जशीट के बदले शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप है। और एसपी ने जांच के बाद 2 इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। महिला का दावा है कि दर्ज मुकदमे में चार्जशीट दाखिल करने के नाम पर उससे पैसों की डिमांड की गई। इसके साथ ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए अनैतिक दबाव भी बनाया गया। फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया है। वो चार्जशीट का सर कुछ बताया नहीं। आप जब तक तुम मेरे से नहीं मिलेगी तो तब तक क्या बताऊंगा। मामला एक दारोगा से शादी का झांसा देकर महिला का यौन शोषण करने से जुड़ा हुआ है। पीड़ित महिला लंबे समय तक खाने के चक्कर काटती रही, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर महिला ने आजमगढ़ डीआईजी के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगा दी। इसी के बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ, लेकिन खेल यहीं पर खत्म नहीं हुआ। मामले की विवेचना कर रहे इंस्पेक्टर नरेश मलिक ने चार्जशीट दाखिल करने के बदले महिला के सामने अनैतिक शर्तें रख दी। फोन करके मुझे यही कह रहे हैं बार बार कि आपकी चार्जशीट लगा दी जाएगी, लेकिन आपके पक्ष में हम सारा मैटर है जो कर देंगे। आप एक बार आके हमसे मिलेंगे, उसके बाद ही आपकी चार्जशीट हम लोग लगाएंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित महिला को सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिलाया जा रहा है। अगली खबर राजस्थान के जैसलमेर से, जहां उपभोक्ता आयोग ने मशहूर कंपनी कोको कोला पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है और साथ ही शिकायत करने वाले को मानसिक और आर्थिक क्षति के रूप में 40,000 रुपए और केस लड़ने के जो खर्चा उसका हुआ है 10,000 रुपए देने का आदेश भी दिया है। परिवादी तुषार पुरोहित ने 16 जुलाई 2025 को शिवम मार्केटिंग से माजा कोल्ड ड्रिंक का 1 कैरेट 810 रुपए में खरीदा। सीलबंद बोतल में प्लास्टिक का बड़ा टुकड़ा मिला, जिससे पूरा पेय दूषित हो गया। बोतल की पैकिंग मार्च 2025 की थी, यानी कि खरीद के समय तक 4 महीने से प्लास्टिक अंदर था। अगर कोई इसका सेवन करता तो स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता था। विक्रेता ने जो बिल दिया था उस पर एक बार खरीदी हुई वस्तु दोबारा वापस नहीं होगी लिखा था। मजबूरन तुषार को न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट में सबूत के तौर पर बोतल पेश की गई। अब जांच में प्लास्टिक का टुकड़ा भी पाया गया, जिसके बाद उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में 2 लाख रुपए जमा कराने और परिवादी को 50,000 रुपए देने के आदेश दे दिए। फैसला सुनाते हुए आयोग ने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी की ओर से क्वालिटी में इतनी बड़ी लापरवाही उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और इससे जुड़ी हुई अनदेखी किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ताकि भविष्य में कंपनियां गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों के प्रति अधिक जिम्मेदार बन सकें। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक मंदिर के पास खुदाई के दौरान गड़ा हुआ खजाना मिलने की चर्चा हुई है और यहाँ खुदाई में 14 सोने के बिस्किट्स मिले हैं, लेकिन चोरों की नजर इन सोने के बिस्किट्स पर पड़ गई। चोरों ने इन्हें चुरा लिया। हालांकि पुलिस अब तक 9 बिस्किट बरामद भी कर चुकी है। बाकी के 5 सोने के बिस्किट कहां गए, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। उधर मंदिर के पास सोने के बिस्किट मिलना और फिर उनका अचानक चोरी हो जाने की घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल ललितपुर के गांव सुनौरी में उस वक्त कौतूहल मच गया जब मंदिर के पास जेसीबी से खुदाई करने के दौरान मिट्टी के एक बर्तन में रखे 14 सोने के बिस्किट मिले। ये सोने के बिस्किट कई साल पुराने बताए जा रहे हैं। सोना मिलने के बाद तय हुआ कि इसे वापस उसी जगह गाड़ दिया जाए जहाँ से ये मिले थे, लेकिन इन सोने के बिस्किट पर रातों रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। एक दिन में ही सोना मिलने और फिर उसके चोरी होने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। फौरन इसकी खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 5 नामजद समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और अब तक 9 सोने के बिस्कुट को बरामद कर लिया है। खुदाई से मिलने वाले इन सोने के बिस्कुट को पुलिस ने सरकारी कोष में जमा कर दिया है। बिहार में शराबबंदी का कड़ा कानून लागू है और उसके बाद भी शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। माफिया कोई न कोई जुगाड़ लगाकर तस्करी कर ही लेते हैं। नवादा पुलिस ने ऑटो से शराब तस्करी का खुलासा किया है। अब इस ऑटो को देखिए, सीट के पीछे कैसे तहखाना बनाकर शराब की तस्करी हो रही है। देखिए दोनों ओर तहखाना बना हुआ है जिसमें शराब की बोतलें छिपा कर रखी हुई हैं। हटाइए अच्छा से, निकाल के रखिए। एक एक कर शराब की बोतलें ऑटो में बने इस तहखाने से निकल रही हैं। अब तक 6 बोतलें निकल चुकी हैं। तहखाने की बोतल निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। 16 बोतल अंग्रेजी शराब की इस तहखाने से निकली है। देखिए इसमें से पूरा निकल गया है। उधर में ना, हाँ, यहीं तक इसमें बना हुआ है।
बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर झारखंड से शराब लेकर बिहार आ रहा था, तभी नवादा पुलिस ने चेक पोस्ट पर इसे रोक दिया। इसी के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने लगा, तभी ऑटो पलट गया। पुलिस ने जांच की तो उसमें शराब की बोतलें मिल गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने साबित कर दिया कि बिहार में शराबबंदी जैसे कड़े कानून के बाद शराब की तस्करी रोक पाना कितना मुश्किल है। गुरुग्राम पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। उसकी करोड़ों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया है। पुलिस और डीटीपी टीम ने गैंगस्टर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच बुलडोजर लेकर प्रशासन की टीम पहुंची तो कुछ देर के लिए ध्वस्तीकरण रोकना पड़ा। प्रशासन का रास्ता गुंडे बदमाशों ने नहीं बल्कि गाय के बछड़ों ने रोक दिया। 7-8 की संख्या में मौजूद थे बछड़े। बुलडोजर की आवाज सुनकर डर रहे थे और यहाँ वहाँ भाग रहे थे। दरअसल इस गैंगस्टर ने यहाँ करीब 1500 वर्ग गज में ज्यादा की जमीन पर कब्जा किया था और अवैध निर्माण करा रखा था। हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती के मामलों में जेल में बंद इस गैंगस्टर ने अवैध कब्जे की बात जब प्रशासन को पता चली तो प्रशासन ने उसे ध्वस्त करने का फैसला किया और अब उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक युवक ने युवती को बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की और जब विरोध उस युवती ने किया तो खुद को बचाने के लिए अवैध तमंचा तक उसने दिखाया और फिर 24 घंटे के अंदर ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मंचले के खिलाफ एक्शन लिया। आरोपी अफसर उर्फ साहिल ने युवती को गांधी पार्क के पास बुलाया। यहां उसने दोस्ती करने का दबाव बनाया। युवती के इनकार करते ही वो जबरदस्ती पर उतर आया। हालात बिगड़ते देख युवती के परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से फरार हो गया। अब 24 घंटे बीतने से पहले ही योगी फोर्स ने उसे घेर लिया और आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया, जो कभी एक अकेली लड़की को दबंगई दिखा रहा था, अब पुलिस स्टेशन में हाथ जोड़े लंगड़ाते हुए दिखा। इतना ही नहीं, वो अपनी गलती की माफी भी मांग रहा है। सीएम योगी का साफ कहना है कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एंटी करप्शन टीम ने एसडीएम ऑफिस में तैनात एक पेशकार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन टीम ने आरोपी पेशकार को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने आरोपी पेशकार अनुपम श्रीवास्तव को हिरासत में लिया और अपनी गाड़ी में बिठाकर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी पेशकार अनुपम श्रीवास्तव दाखिल खारिज निरस्त करने को लेकर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से की, जिसके बाद घूसखोर पेशकार को पकड़ने के लिए एंटी करप्शन टीम ने एक जाल बिछाया। टीम पीड़ित के साथ तहसील पहुंची और आरोपी पेशकार को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दाखिल खारिज को निरस्त करने के लिए आपत्ति इन्होंने किया था, उसी पर क्या नाम है जो है आपत्ति को निस्तारित करने के लिए इनसे पैसे की मांग की गई। रिश्वतखोर पेशकार के रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद पूरे तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। अगली खबर झांसी से, जहां जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में चूहे दिखने का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि जब स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव निरीक्षण के लिए यहां पहुंचे थे तभी आईसीयू वार्ड में ये चूहे दिखे थे। अब इस वीडियो को देखिए कैसे चूहा ऑक्सीजन की पाइप पर चल रहा है, कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे जा रहा है। आईसीयू वार्ड में बड़े आराम से जहां जा रहा है वहां घूम रहा है। ऑक्सीजन पाइप से होता हुआ दवा की बॉक्स पर गिरता है, फिर वेंटिलेटर मशीन में जाकर घुस जाता है। अगर ये चूहा किसी पाइप को काट दे तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, लेकिन झांसी का स्वास्थ्य विभाग इससे बेपरवाह है। झांसी जिला अस्पताल में आईसीयू वार्ड में जिस समय चूहे चहलकदमी कर रहे थे उस समय स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव निरीक्षण करने पहुंचे थे। बड़े बड़े चूहों को देखकर वो भड़क गए। सीएमएस को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। अस्पताल में चूहों के ऊपर तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, एक भी नजर नहीं आना चाहिए। ये कोई पहला मामला नहीं है जब झांसी जिला अस्पताल में चूहे दिखे हों। अब देखने वाली बात ये होगी कि स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अधिकारी के निर्देश का क्या असर होता है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक ज्वेलरी शॉप पर लूट की घटना सामने आई है। एक बदमाश ने ज्वेलर की आंखों में स्प्रे मारकर 5 सोने की अंगूठियां लूट ली और फिर फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि बदमाश दुकानदार की आंखों में स्प्रे छिड़क कर भाग जाता है। दुकानदार पीछा करता है, लेकिन बदमाश पूरी तैयारी के साथ दुकान आया था। अब शुरू से इस वारदात को देखिए। बदमाश एक एक का उंगली में 5 अंगूठियां पहन रहा है। इसी दौरान पत्नी को फोटो भेजने का बहाना बनाकर पॉकेट से मोबाइल फोन निकालता है, अंगूठियों की फोटो खींचता है, फिर मोबाइल को पॉकेट में रखता है। इस दौरान काफी देर तक दुकानदार को बातों में उलझाए रखा, फिर मौका देखकर पॉकेट से स्प्रे निकाला, दुकानदार की आंखों में मारा और तेजी से भाग गया। दुकानदार पीछा करता है लेकिन बदमाश को पकड़ नहीं पाता।
दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई, जिसमें आरोपी को अंगूठियां देखते पहनते फिर ज्वेलर के आंखों में स्प्रे मारकर भागते हुए साफ देखा जा सकता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में है, जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। एशिया के सबसे बड़े बांधों में से एक टिहरी बांध की झील में सीप्लेन उतारने का पहला सफल ट्रायल आज किया गया। टिहरी बांध की झील में सीप्लेन उतारने का ट्रायल लंबे समय से चल रहा था, लेकिन आखिरकार सारी बाधाओं को दूर कर इसे पूरा कर लिया गया। यानी अब ऋषिकेश के बाद टिहरी झील में भी सी प्लेन की उड़ान दिखेगी। इस दौरान सी प्लेन से 2 बार झील में टेक ऑफ और लैंडिंग की गई। मंगलवार को स्काई हाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सी प्लेन का टिहरी झील में परीक्षण हुआ। इससे इलाके में पर्यटन विकास को नई उड़ान मिलेगी। आगे भी 2-3 दिन तक ट्रायल किए जाएंगे, जिसमें झील की सतह, मौसम, लैंडिंग, टेक ऑफ का परीक्षण किया जाएगा। टिहरी झील में सी प्लेन उतरने की कवायद काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन सफलता इस बार मिली, जिसके बाद उत्तराखंड में पर्यटन को नई गति मिलेगी। इस सेवा से आपदा और राहत कामों में भी तेजी आएगी। ऐसी परियोजना से इलाके में आर्थिक विकास और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले ऋषिकेश में सी प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ का सफल परीक्षण हुआ था। बिहार के लखीसराय में पुलिस ने शराब तस्करी गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक घर में रेड की, जहां से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने मौके से 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में पता चला कि अवैध शराब झारखंड से यहां तस्करी के लिए लाई हुई थी। पुलिस को इसकी भनक ना लग सके, इसके लिए शराब के इस खेप को कुरकुरे के पैकेट के बीच छिपाकर पिकअप के जरिए लाया गया था और उसे किराए के एक मकान में छिपाकर रखा गया था। अब जैसे ही पुलिस को इन तस्करों के इरादों की भनक लगी, फौरन एक्शन लेते हुए उस घर में रेड कर दी गई। पुलिस ने शराब तस्करों को फौरन सरेंडर करने को भी कहा। ऐसा नहीं करने पर कई थानों की पुलिस और क्यूआरटी टीम को मौके पर बुला लिया गया और फिर मकान की खिड़की तोड़ते हुए पुलिसकर्मी घर के अंदर घुस गए, जहां से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई और साथ ही 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि शराब तस्करी के एक नेक्सस का भंडाफोड़ किया जा सके। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक ज्वेलरी शॉप पर लूट की घटना सामने आई है। एक बदमाश ने ज्वेलर की आंखों में स्प्रे मारकर 5 सोने की अंगूठियां लूट ली और फिर फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि बदमाश दुकानदार की आंखों में स्प्रे छिड़क कर भाग जाता है। दुकानदार पीछा करता है, लेकिन बदमाश पूरी तैयारी के साथ दुकान आया था। अब शुरू से इस वारदात को देखिए। बदमाश एक कर उंगली में 5 अंगूठियां पहन रहा है। इसी दौरान पत्नी को फोटो भेजने का बहाना बनाकर पॉकेट से मोबाइल फोन निकालता है, अंगूठियों की फोटो खींचता है, फिर मोबाइल को पॉकेट में रखता है। इस दौरान काफी देर तक दुकानदार को बातों में उलझाए रखा, फिर मौका देखकर पॉकेट से स्प्रे निकाला, दुकानदार की आंखों में मारा और तेजी से भाग गया। दुकानदार पीछा करता है, लेकिन बदमाश को पकड़ नहीं पाता। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई, जिसमें आरोपी को अंगूठियां देखते पहनते फिर ज्वेलर की आंखों में स्प्रे मारकर भागते हुए साफ देखा जा सकता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में है, जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है।